हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर थर्मोडायनामिक्स शुरू कर लिया था, जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़ लिए है। ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा? हमारा 4th पार्ट रहेगा। प्रीवियस वीडियो में हमने हीट कैपेसिटीज के बारे में देखा और उससे रिलेटेड हम कैसे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ये सब चीजों के बारे में देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये वाले वीडियो में हम अपना देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट की, अलग अलग प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट्स क्या होती है, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है? हमारा 4th पार्ट है। इसके पहले हमने 3 पार्ट कर लिया है, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये पार्ट क्या होगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। कि थर्मोडायनेमिक जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होती है, जनरली प्रॉपर्टीज होती है जो एक क्या करती है, एक स्टेट को डिफाइन करती है। उस चीजों के बारे में देखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट देखेंगे कि कोई अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं तो अलग अलग प्रोसेस में कैसी इक्वेशन ऑफ स्टेट लगेगी, ये सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक तो प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टेट वेरिएबल्स का मतलब प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो एक स्टेट को क्या कर देगी, डिफाइन करेगी कि ये स्टेट कैसा है। और इक्वेशन ऑफ स्टेट से हम क्या करेंगे, उस स्टेट की चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होंगी, कुछ इंडिपेंडेंट होगी, तो उनके बीच में हम क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन। एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक, मतलब हर इक्विलिब्रियम स्टेट की हम बात करेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट यहां पे ऐसा होगा जिसमें क्या होगा कि वो सराउंडिंग के साथ उसमें क्या होगा, चेंजेस नहीं आएगा। मतलब वो उसमें चेंजेस होते रहेंगे और वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। क्योंकि जब कोई भी सिस्टम में चेंजेस होते रहते हैं उस समय उस सिस्टम का एनालिसिस करना हमारे लिए क्या रहता है, मुश्किल रहता है। बट उसके स्टार्टिंग पॉइंट में और उसके एंड पॉइंट में जब उसमें पूरे चेंजेस हो गए, उसके बाद जो उसका एंड पॉइंट पहुंचता है, उस पॉइंट को हम देखते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो वही जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, मतलब जब वो स्टेबल हो जाएगा, उसके प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। तो एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो जितना भी थर्मोडायनेमिक स्टेट इक्विलिब्रियम में आता है, इक्विलिब्रियम में आता है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब वो एक स्टेबल कंडीशन में पहुंच गया, उसमें चेंजेस हो रहे थे बट अब वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की मदद से। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंड दीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। जो क्या होते हैं, एक प्रकार के पॉइंट फंक्शन होते हैं, उस स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो स्टेट की कंडीशन बताते हैं। क्या क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास और कंपोजिशन, यही सब चीजें होंगी जो उस स्टेट को पूरा डिफाइन कर देगी कि ये स्टेट का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो ऐसा हम कब देख सकते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यदि उसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहे हैं, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उस स्टेट में हम क्या करते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते। जब वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फाइनल पोजीशन पे, तब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। और माइक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास, जो भी क्या करेंगे, उस सिस्टम को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है और स्टेट वेरिएबल्स को। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में। तो कोई भी सिस्टम स्टार्टिंगली इनिशियली इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, बट टाइम के साथ क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है। तब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जब उसमें चेंजेस होते रहते हैं तब हम उसमें एनालिसिस नहीं करते हैं। देखते हैं इसके बारे में। अ सिस्टम इज नॉट ऑलवेज इन ए इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई भी सिस्टम हमेशा ऑलवेज इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होता है। ऑब्वियस ही बात है, यदि हम उसमें हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते रहेगा। कब तक, जितनी वो पूरी हीट ले नहीं देता। जब वो पूरी हीट ले लिया तब वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा, यदि वो अपनी हीट लॉस ना करे सराउंडिंग में। तो बट विथ टाइम इट कम्स इन मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। बट टाइम के साथ क्या होता है, वो मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। कैसे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कैसे, यदि कोई गैस है वो एक्सपैंड हो रही है तो वो पिस्टन को क्या करेगी, प्रेशर देगी। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की यदि हम बात करें तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, पिस्टन मूव होते रहेगा। जब वो अपना पूरा वर्क कर लेगी तो पिस्टन को एक पॉइंट तक वो पहुंचा देगी। तो मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ गई, अब वो एक्सपैंड नहीं कर रही है। और कॉन्ट्रैक्शन में भी ये चीज हो सकती है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, जितना उसको कॉन्ट्रैक्ट होना होगा वो हो जाएगा, तो वो क्या पहुंच जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। तो वही मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। मतलब टेम्परेचर सेम हो जाएगा उसका सराउंडिंग के साथ और उस सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ गैस,
अंडरगोइंग एन एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन। यदि हम नॉर्मल इसका एक एग्जांपल से समझे तो कोई भी मिक्सचर होता है गैस का, वो क्या हो रहा है जब केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहा है। या नॉर्मल हम दिवाली में जैसे अपने बम्स यूज करते हैं उसके बारे में देखें तो जैसे ही हम उसको जलाते हैं वो जैसी ब्लास्ट होता है तो उस टाइम में वो क्या रहता है, अनइक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। बट जब वो पूरा ब्लास्ट हो गया, पूरा सराउंडिंग में मिल गया, तो वो क्या आ जाता है, उसके पूरे पार्टिकल सराउंडिंग के साथ क्या आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो यदि कोई गैस मिक्सचर है, वो जब केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहा है तो उस टाइम में वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा, मगर कुछ टाइम बाद जब वो केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो वो एक नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाएगा। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। और ऐसे ही हम चीजों को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे हम उसका एनालिसिस करेंगे। बीच में जब उसमें चेंजेस हो रहा है तब हम उसके ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर एंड एयर व्हेन इग्नाइटेड बाय स्पार्क। हमारी गाड़ियों में क्या होता है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कार हो गई, बाइक हो गई, उसमें क्या होता है, पेट्रोल और एयर क्या होता है, पहले कंप्रेस हो जाता है, पूरा पिस्टन से पूरा कंप्रेस हो जाता है, छोटी सी जगह में आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है तो एक स्पार्क प्लग रहता है। पेट्रोल इंजन में क्या रहता है, स्पार्क प्लग रहता है, डीजल इंजन में नहीं रहता, वो प्रेशर के कारण ही बर्न हो जाता है। तो ये एक प्रकार का पेट्रोल इंजन का एग्जाम्पल है। कंप्रेस हो गया, जैसे ही स्पार्क मारते हैं तो वो क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और पिस्टन को क्या करता है, ढकेलता है और हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। तो जैसे ही वो ब्लास्ट हो रहा है, मतलब जैसे ही वो इग्नाइट हुआ फ्यूल, उस टाइम में क्या रहेगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेगा। बट जब वो पूरा इग्नाइट हो गया और पिस्टन को पूरा नीचे तरफ ढकेल दिया, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यही स्टेट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट। इज नॉट एन इक्विलिब्रियम स्टेट, but with time the gases attain a uniform temperature and pressure and comes to thermal and mechanical equilibrium with its surrounding। तो टाइम के साथ वो क्या हो जाएगा, थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगा। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी गैस हो, कितनी भी वो हीट रहे, एक टाइम बाद क्या होगा, उसकी हीट लॉस हो जाएगी। जितना भी वो किसी यदि कंटेनर के ऊपर फोर्स लगा रही है तो उसकी फोर्स एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब एक टाइम बाद क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगा, अपनी एनर्जी लूज कर ही देगा। तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। जब उसमें रिएक्शन हो रहा है तो हम हो जाने देते हैं पूरा, उसके बाद उसकी हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि इनिशियली क्या था, जब नई रिएक्शन चालू नहीं हुआ है तब उसकी वैल्यूज क्या थी, और जब रिएक्शन हो गया है उसके बाद उसके प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे दो इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएंगे। इन्हीं दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, अपनी फॉर्मुलेज लगाएंगे, डिराइव करेंगे और अपनी लॉज लगाएंगे। बीच में जब उनमें चेंजेस हो रहा है तब उस स्टेट में हम क्या करते हैं, नहीं देखते हैं उनको, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि वो एट द एंड कहां पहुंचेगा करके। ओके, अब यदि हम डायग्राम से समझें तो जैसे एक और इक्विलिब्रियम स्टेट का हम एग्जांपल कैसे देख सकते हैं, फर्स्ट वाला डायग्राम देखते हैं। दो, ये क्या है, फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस का है। यहां पे क्या होता है, फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, कोई वर्क डन नहीं मिलता हमें, गैस क्या हो रही है, आराम से फ्रीली एक्सपैंड हो रही है, अपने आप फैल रही है। तो जैसे यहां पे यदि हम एक कंटेनर ले लें और कंटेनर के बीच में क्या हुआ है, एक वॉल बना के रखें। यहां पे क्या है, गैस हमारी क्या है, थोड़ी सी हीट है, गर्म है, एनर्जेटिक गैस है, यहां पे थोड़ी सी हीट है उसमें। अब ये यदि इसकी बाउंड्री है, जो बीच का जो ब्लू रंग का आपको पोर्शन दिख रहा है, अब ये गैस में क्या होगी, थोड़ा सा प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा। यदि हम इसको हटा दे बीच से तो गैस क्या होगी, गैसेस की प्रॉपर्टीज रहती है कि वो अपने कंटेनर को पूरा फिल कर देती है। तो जैसे ही हम ये बीच वाला पोर्शन हटा देंगे, ये गैस क्या हो जाएगी, पूरा फिल हो जाएगी इस कंटेनर में। इसका मतलब यदि ये पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं थी और यदि हमने कंटेनर बीच का जो दीवार है वो हटा दी, तो ये क्या हो जाएगी, पूरा फैल के क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। मतलब प्रेशर हर जगह सेम हो जाएगा, टेम्परेचर हर जगह सेम हो जाएगा। बाहर से यदि इसको हीट लूज करना है तो कर लेगी, नहीं करना है, यदि इसकी दीवार एडियाबैटिक है तो वो अंदर ही अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। मतलब प्रेशर पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा, टेम्परेचर पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा, हर जगह सेम हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपांशन को, फ्री एक्सपांशन को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का ये इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर ली गैस कुछ टाइम बाद। सेम जैसे हमारी गाड़ियों के अंदर ऐसी होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। यहां पे गैस क्या है, अभी आप यहां पे टेक्सचर देख सकते हैं, इससे समझ में आ रहा है कि गैस अभी इग्नाइट हुई है तुरंत, जो गाड़ियों के अंदर होता है। जैसे ये इग्नाइट होगी, पिस्टन को क्या करेगी, ऐसे ढकेल देगी, जो सेम हमारी गाड़ियों के अंदर होता है। तो जैसे ये पिस्टन को ढकेल देगी, अपनी एनर्जी वो लूज कर देगी, क्योंकि जो अपनी हीट की एनर्जी है वो क्या कर देगी, वर्क फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगी। तो जब वो अपनी पूरी एनर्जी दे दी गैस, तो वो किस में आ जाएगी, वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। तो यही होता है इक्विलिब्रियम स्टेट का कंसेप्ट, मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन। सेम जैसे हमारे गाड़ियों के अंदर होता है वही चीज। तो कोई भी सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, बट टाइम के साथ क्या होगा, वो आ जाएगा। इनिशियली हम उसकी वैल्यू देखेंगे, फाइनली हम उसकी वैल्यू देखेंगे, और हम पूरी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बीच में क्या चेंजेस हो रहा है उससे हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में देखते हैं। अलग अलग प्रोसेसेस रहेंगे, वहां पे हम कैसी कैसी इक्वेशन यूज करेंगे, कोई भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट पॉइंट, द वेरियस स्टेट वेरिएबल्स, बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, आर नॉट नेसेसरली इंडिपेंडेंट। मतलब क्या रहता है कि जरूरी नहीं है वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, वो क्या हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड रह सकते हैं। द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ऐसी इक्वेशन जो सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स का मतलब सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक सिस्टम का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, यही क्या होगी उसके स्टेट वेरिएबल्स होंगे, यही क्या होगी उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसी इक्वेशन जो सारे उसके प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के बीच में एक इक्वेशन बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। एग्जांपल, यदि हम एक आइडियल गैस की बात करें, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द आइडियल गैस क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये वाली हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। मतलब यदि एक स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में, तब हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। जैसे यदि उसका हमें प्रेशर पता है और वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। मगर यदि उसका प्रेशर बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तब उस टाइम हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो सिस्टम खुद अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो हम वेट करते हैं कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो पूरा प्रोसेस हो जाए। जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा, उस टाइम उसका प्रेशर देखेंगे, उस टाइम उसका वॉल्यूम देखेंगे, और यदि कुछ दो चीजें पता है हमें, तो तीसरी चीज क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करके। ये काम आती है इक्वेशन ऑफ स्टेट। मतलब एक सिस्टम की पूरी प्रॉपर्टीज के बीच में क्या करती है, कनेक्शन बैठाती है कि हमें कुछ वैल्यूज पता है, तो कुछ वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे। मगर कब यूज कर सकते हैं हम, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। यदि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर उसका बढ़ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, उस बीच में हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अगला प्रेशर कितने पे रुकेगा, वो अगला कितना एक्सपांड होकर रुकेगा। जब नहीं पता है तो हम नहीं लगा सकते। मगर जब वो पहुंच गया अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा था वो हो गया, तब हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस देयर आर ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यदि कोई गैस का फिक्स्ड अमाउंट है, मतलब उसका मास कांस्टेंट एक फिक्स्ड है, हमें पता है कितना है, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं, या वो हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी दो वेरिएबल्स को यूज करके हम उसका स्टेट पता कर सकते हैं। देयर आर टू ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब जो एक दूसरे से क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने तीन ठोक लॉ देखी है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुशियस लॉ, तो वो क्या करती है, एक कांस्टेंट हो गया तो दो लोग के बीच में रिलेशन बताती है। तो वैसी तो क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे किसी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। इंडिपेंडेंट का मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एक चेंज होगा तो अगला अपने हिसाब से चेंज होगा। जैसे प्रेशर वॉल्यूम बोल सकते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम बोल सकते हैं, और प्रेशर वॉल्यूम कर्व में जो पीवी डायग्राम होता है हमारा, उसमें यदि कोई फिक्स्ड टेम्परेचर है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। ये जो आइसोथर्म का कंसेप्ट है अभी हम जाके यूज करेंगे जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो वहां पे जो लाइन रहती है, जिस लाइन में पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते रहेगा, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उस लाइन में पूरा। तो ये हुई हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये सब बेसिक चीजें हैं पढ़ने के लिए। प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्या है, जो हम आगे जाके प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, सब प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करना, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं या इनको हम स्टेट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब ही प्रॉपर्टीज होती है, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रॉपर्टीज वही होगी। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। अब यहां से एक चीज याद रखिए, एक्सटेंसिव ठीक है, इंटेंसिव का ये जो आई है, इस आई से ही आप समझ जाइएगा क्या मतलब है इसका। इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये एक बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का दोनों प्रॉपर्टीज से, या हम बोले स्टेट वेरिएबल्स, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एक्सटेंसिव मतलब क्या होगा, मास पे डिपेंड होगा कि कोई भी गैस है उसका मास कितना है। यदि मास आधा होगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। और
इंटेंसिव के आई से हमें क्या समझ में आया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब इसको मास से कोई लेना देना नहीं। मास यदि उसका आधा भी हो गया, कोई भी सिस्टम का, कोई भी गैस का, यदि उसका मास चेंज हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी उसकी। तो यही सब चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ कि वो मास पे डिपेंड करेगी, और इंटेंसिव के आई से ही अब क्या याद आना जाना चाहिए आपके दिमाग में, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब वो मास पे डिपेंड नहीं करती, मास से उसको या साइज से उसको कोई लेना देना नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, या हम बोले एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, या हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स इंडिकेट द साइज, या हम बोले, हम जब अभी स्कूल लेवल में पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, साइज बोलते हैं सिस्टम का, ताकि इमेजिन करते बने कि साइज आधा कर रहे हैं तो हमें समझ में आया कि दो इतना बड़ा है तो उसको हमने आधा आधा कर दिया। बट ओरिजिनली जब हायर स्टडीज करेंगे तो वो एक्चुअली मास होता है, उसका जो मास है उसको हम आधा आधा करते हैं, ठीक है। तो साइज बोले, मास बोले, मोर प्रॉपर टर्म क्या है, मास बोलते हैं उसको। साइज आप स्कूल लेवल के हिसाब से बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स क्या इंडिकेट करते हैं, मास, या हम बोले साइज किसी क्या सिस्टम का, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब हम एक कंसीडर करते हैं एक सिस्टम जो क्या है, लेट अस कंसीडर दैट अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उसके जो भी प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, मास होगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हम क्या करते हैं, उसके इसको हम आधा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। द वेरिएबल्स whose values get half in each part are extensive। ऐसे वेरिएबल्स मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वैल्यू आधी हो जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव बोलेंगे। कैसे, देखते हैं। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर एक गैस भरी हुई है, ठीक है। उस गैस का क्या होगा, एक मास होगा, उस गैस की इंटरनल एनर्जी होगी। ऑब्वियसली बात है, हमने देख लिया रियल गैस है, मान रहे हैं हम यहाँ पे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, उसकी अंदरूनी इंटरमोलिकुलर लेवल की दो एनर्जी का सम। वो दो एनर्जी क्या होती है, एक तो उसके पार्टिकल्स के मोशन के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी एक दूसरे को पकड़ के रखने के कारण, इंटर एटॉमिक फोर्सेस के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों चीज का हम सम कर दें तो किसी भी चीज की क्या निकल जाएगी, इंटरनल एनर्जी निकल जाएगी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और उसका कुछ वॉल्यूम होगा। ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम तो नॉर्मल चीज है। अब यदि इसको हम आधा कर दें तो जैसे आप देख सकते हैं अगले डायग्राम में, इसको हमने आधा कर दिया तो ऑब्वियसली बात है उसका मास आधा हो जाएगा, जो भी उसका मास होगा वो आधा आधा हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी है वो उसकी क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, ठीक है। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जो भी वॉल्यूम रहा इसका वो तो आधा हो जाएगा ना। यदि इस पेन को मैं दो टुकड़े में यदि स्प्लिट कर दिया तो दोनों पॉइंट का मिला के एक इसका जो मास बन रहा है m/2 मास हो जाएगा। वॉल्यूम जितना ये अभी कवर करता है, यदि मैं इसको दो हिस्से में स्प्लिट कर देता हूं तो आधा आधा वॉल्यूम हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कंटेनर को आधा करने से या मास को आधा करने से आधी आधी हो जाती है, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जितनी भी एनर्जीज होंगी सब क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब किसी का भी मैंने मास आधा कर दिया तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो मास, इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम क्या है, एक प्रकार की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि मैंने कंटेनर को आधा कर दिया तो सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू आधी आधी हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल क्या, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम और मास। तो आपको समझ में आया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वो मास या हम बोले उसके साइज पे डिपेंड करेगी। साइज आधा हो गया तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, आधी आधी हो गई। ऑब्वियसली बात है, मास आधा आधा हो ही जाएगा, वॉल्यूम आधा आधा हो ही जाएगा। ओके, अब इसका दूसरा भाई कौन आएगा, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल, या हम बोले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आई से हमें क्या समझ में आया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, उसको मास से कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। अब यदि आपको स्टेट वेरिएबल्स बहुत मुश्किल नाम लग रहा है तो आप ऑब्वियसली बात है इसको आप स्टेट वेरिएबल्स को प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज का भी मीनिंग वही होता है, स्टेट वेरिएबल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का भी मीनिंग वही होता है, क्योंकि वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, वो बता रही है कि सिस्टम का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वही क्या होगा, स्टेट वेरिएबल हो। तो इंटेंसिव मतलब उसको मास और साइज से कोई लेना देना नहीं। These are state variables। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या, प्रॉपर्टीज that do not depend on the size, या हम बोले सही टर्म में, टेक्निकल टर्म में, मास। मतलब यदि हम कंटेनर को आधा करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो उनकी वैल्यू है वो वही रहेगी ऑफ द सिस्टम। फिर से हम कंसीडर करते हैं एक सिस्टम जो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा।
इक्विलिब्रियम में मतलब उसकी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होगी, जो प्रेशर है वही बना रहेगा, जो टेम्परेचर है वही बना रहेगा, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब हम इसको क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक और हमने कंटेनर लिया, इसके अंदर गैस है और वो वही गैस क्या है, हमारा सिस्टम है। ये के कंटेनर की बाउंड्रीज क्या है, हमारे सिस्टम की बाउंड्री है। अब इस गैस का कोई प्रेशर है, कोई भी प्रेशर हो सकता है, 10 बार, 20 बार, 30 बार। इसका टेम्परेचर होगा 40, 50, 60 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है। और इसकी डेंसिटी होगी। डेंसिटी मतलब क्या, घनत्वता, कितनी घनी है गैस, कितनी ज्यादा घनी है या कितनी ज्यादा फीकी है, इसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यदि इस कंटेनर को हम आधा कर देते हैं, यदि एक आधा डिवाइड कर देते हैं, तो जो गैस का प्रेशर रहेगा वो चेंज होगा क्या? प्रेशर तो जिस जैसे वो दबी हुई है गैस, वो तो वैसी ही रहेगी। एक कंटेनर देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर सेम रहेगा। यदि मैं इसको आधा कर देता हूं तो इसका मान के चलते हैं, यदि 50 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर है उसका, और यदि मैं उसको आधा कर दिया तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा उसके दोनों हिस्से का? नहीं होगा। दोनों हिस्से का टेम्परेचर तो 50 तो था ही ना, आधा कर दिया तो क्यों चेंज होगा? तो टेम्परेचर भी नहीं चेंज होगा। डेंसिटी चेंज होगी क्या? गैस कितनी घनी है, अब यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी इसकी, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हर जगह इसकी डेंसिटी समान होगी। आधा कर दिए तो इतने पोर्शन में जितनी गैस घनी थी, इतने पोर्शन में भी तो उतनी ही घनी होगी। ठीक है, तो डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, जिसको यदि हम सिस्टम के साइज को आधा कर दे या इसके मास को आधा कर दे तो वो प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एग्जांपल आपने देख लिया, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। तो याद रखिएगा, जितनी भी एनर्जीज होती हैं, जितनी भी एनर्जी हो गई, बहुत सारी एनर्जीज के बारे में आगे जाके आप देखेंगे, जैसे एंथैल्पी होती है, एंट्रोपी होती है, सब बहुत सारी चीजें होती है, वो सब क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव होती है। मतलब यदि आधा करेंगे किसी चीज को तो उसकी एनर्जी भी आधी आधी हो जाएगी। मगर टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी नहीं होती। प्रेशर जो बना है वो वही बना रहेगा, आधा भी कर दिए इसको, आधे आधे टुकड़े में कर दिए, टेम्परेचर भी वही रहेगा उस चीज का, क्योंकि टेम्परेचर तो पूरा यूनिफॉर्म रहता है एक बॉडी का। इस पेन का यदि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, मैं इसको आधा आधा कर दिया तो दोनों हिस्से का टेम्परेचर भी तो 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, या इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं इनको। ओके, आगे बढ़ते हैं तो एक नोट पॉइंट देखते हैं। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स चेंजेस विद साइज, और यहां हम बोले मास ऑफ द सिस्टम। तो जो भी एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मास के साथ चेंज हो जाती है, यदि उसके मास में चेंजेस आएगा तो। बट इंटेंसिव वेरिएबल्स डू नॉट चेंज विद साइज, या हम बोले मास। बट जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है या इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, वो उसके साइज और उसके मास को आधा कर देने से या उसका कुछ हिस्सा तोड़ लेने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। अब हम आ जाएंगे अपने टॉपिक में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब बहुत सारे प्रोसेस होंगे अलग अलग। तो व्हेन ए स्टेट ऑफ अ सिस्टम changes or state variable changes with time, then this process is known as thermodynamic process. जब किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होने का मतलब यह होता है कि उसकी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की कोई अलग वैल्यू आ रही है। अभी प्रेशर 10 बार है, यदि सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ तो उसका प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कहो पहले 10 बार है, सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ तो उसका प्रेशर बढ़ गया, 20 बार हो गया। या यह हो सकता है कि सिस्टम का प्रेशर 10 बार था, अब 1 बार हो गया। तो जब भी कोई भी सिस्टम की प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रॉपर्टीज, या उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, यदि इसमें चेंजेस आएगा तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। और स्टेट वेरिएबल चेंजेस, ऑब्वियस ही बात है, यदि किसी सिस्टम का स्टेट चेंज होगा तो उसके स्टेट वेरिएबल्स, मतलब स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है, प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, तो वो भी चेंज होगा। ऑब्वियस ही बात है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, वो जो प्रोसेस है, जब उसका प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो जो पाथ है पूरा, जो वो समय है, जो प्रोसेस है पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। तो कोई भी पूछेगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब सिस्टम चेंज हो रहा है, सिस्टम के स्टेट चेंज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बन रहा है। यहां पे सिस्टम का जो स्टेट चेंज हो रहा है, वो उसको हम फेस चेंज होना भी बोल सकते हैं। सॉलिड से आइस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो भी भले टेम्परेचर सेम हो मगर सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। मतलब फेस चेंज को भी हम क्या बोलते हैं, सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। ओके,
तो टाइम के साथ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज होगा किसी सिस्टम का, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे, मतलब सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। अब थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस समझना, क्योंकि क्या होता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ही हम क्या करते हैं, मानते हैं, और ये प्रोसेस क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। देखते हैं क्या होता है डिटेल में। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, मैं आपको इसको पहले थ्योरी से समझाता हूं, फिर मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। क्या है, एक प्रकार का ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब एक प्रकार का इमेजिनरी कंसेप्ट है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक को समझने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकली प्रोसेस दैट आर सफिशिएंटली स्लो आर कंसिडर्ड एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब यदि हम प्रैक्टिकली बात करें रियल लाइफ में, तो ऐसे प्रोसेस जो बहुत स्लो होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक और चीज से समझते हैं कि यदि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होगा, एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा जैसा रहता है, एकदम रिवर्सिबल नहीं रहता, थोड़ा सा उसके जैसा रहता है। दो प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं नॉर्मल एग्जांपल से, मान के चलिए एक ड्रम रखा हुआ है, ठीक है, और दो ड्रम दूर दूर में रखे हुए हैं, आपको एक बाल्टी दी गई और आपको बोला गया कि ये इस ड्रम से पानी उस ड्रम में डालना है। ठीक है, आप पाइप से भी डाल सकते हैं, बट आपको क्या करना है, बाल्टी से पानी डालना है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास दो बाल्टी है, एक एकदम बड़ी बाल्टी है जिसको आप भर के पानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ज्यादा पानी जाएगा, आपको बहुत ताकत लगेगी, बट आप क्या करेंगे, जल्दी स्पॉन्टेनियसली उस प्रोसेस को कर लेंगे, मतलब आपका काम जल्दी हो जाएगा। और एक आपके पास क्या है, छोटे बकेट है या बाल्टी है, उससे आप क्या करें, धीरे धीरे पानी निकाल के उसमें डालें, आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा, मगर आप आराम से काम कर सकते हैं, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम धीरे धीरे करके पानी ले जा रहे हैं, वो क्या होगा, एक प्रकार का रिवर्सिबल होगा। और यदि हम बड़ी बाल्टी से डालें साए साए एकदम जल्दी से, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक प्रकार का इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एकदम आराम से होते हैं, धीरे धीरे। उसमें क्या होता है, किसी को भी कोई स्ट्रेस नहीं होता, मतलब सिस्टम क्या होगा, एकदम आराम से टेम्परेचर चेंज करेगा अपना, आराम से प्रेशर चेंज करेगा, तो इसमें क्या होता है, कोई लॉस नहीं होता। बट रियल लाइफ में सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो क्वाजी स्टैटिक क्या है, एक प्रकार का स्लो प्रोसेस है। कोई भी काम आप एकदम धीरे से आराम से करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी कम वेस्ट होगी। ठीक है, और क्या होगा, आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा, मगर टाइम ज्यादा लगेगा, याद रखना। बट आप कोई सर्ट से काम करते हैं तो आपको टाइम कम लगेगा, बट वो काम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, बिगड़ भी सकता है। तो एक प्रकार का क्या है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। और जो प्रोसेस एकदम धीरे होगा, मतलब प्रेशर एकदम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर एकदम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। द सिस्टम चेंजेस इट्स वेरिएबल, उसके सिस्टम क्या करता है, अपने वेरिएबल्स को चेंज करता है। वेरिएबल्स क्या होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सो स्लोली, इतना धीरे, दैट इट रिमेन्स इन थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग थ्रू आउट। इतने धीरे चेंजेस करता है सिस्टम, थोड़ा सा डेल पी प्रेशर, थोड़ा थोड़ा प्रेशर चेंज करता है कि जो एक्सटर्नल जो सराउंडिंग है उसके साथ वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अचानक से ज्यादा बड़ा चेंजेस हो जाएगा, यदि अंदर जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, धड़ाक से हीट फ्लो होगी। तो ऐसा के प्रोसेस में क्या होगा, नहीं होगा। क्वाजी स्टैटिक में क्या होता है, धीरे धीरे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, ताकि सराउंडिंग के साथ वो क्या रहे, इक्विलिब्रियम में ही रहे, ज्यादा दूर ना रहे उससे, इक्विलिब्रियम में धीरे धीरे करके अपना सारी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है और थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहता है विद इट सराउंडिंग थ्रू आउट। इन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एवरी स्टेज, हर एक स्टेज, मतलब हर जो एक अगले स्टेट का प्रेशर है, अगले स्टेट का टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, द डिफरेंस इन दी प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल प्रेशर इज इन्फाटेसिमली स्मॉल। मतलब हर प्रेशर का जो डिफरेंस देखें, जो उसका प्रेशर है और जो बाहरी प्रेशर है, वो बहुत ही कम फर्क होगा उसमें, इतना कम फर्क कि लगभग हम नेग्लिजिबल मान ले, बट फर्क होगा, क्योंकि सिस्टम को स्टेट चेंज करना है तो वो अपना प्रेशर चेंज करेगा। तो सेम ऐसा किसके लिए लागू होगा, टेम्परेचर के लिए भी लागू होगा, कि टेम्परेचर डिफरेंस एकदम कम रहेगा। कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर कितना भी है, वो अपना टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है पहले तो बाहर के साथ, फिर वो अपना टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है, 0.5 डिग्री, 0.6 डिग्री ऐसे करें, ताकि वो बाहर वाले के साथ इक्विलिब्रियम में भी रहे। द सेम इज ट्रू फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या होगा, किसी भी स्टेट स्लोली होगा, मतलब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बिटवीन दी सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो टेम्परेचर भी क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो सराउंडिंग के साथ क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा।
अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा वो। ओके, आगे देखते हैं। टू टेक ए गैस फ्रॉम स्टेट पीटी, यदि ये गैस है, उसका कुछ प्रेशर है और कुछ उसका टेम्परेचर है, उसको हम अनदर दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं, टू अनदर स्टेट। जो दूसरा स्टेट क्या है, पी डैश टी डैश, कोई भी हो सकता है, ये स्टेट उससे ज्यादा का भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। विया क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस, हम कैसे लेके जा रहे हैं उसको, क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस से लेके जा रहे हैं। वी चेंज दी एक्सटर्नल प्रेशर बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, हम क्या करेंगे, बाहरी प्रेशर को बहुत कम अमाउंट से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे, जैसे आप ये पिस्टन देख रहे हैं, तो यदि हमें इसके ऊपर प्रोसेस करना है तो हम क्या करेंगे, धीरे 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 पिस्टन को दबाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि इस गैस का प्रेशर बढ़े और हम चाहते हैं कि क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस करें, तो एकदम धीरे 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 इसको दबाएंगे अंदर, एकदम जोर से नहीं दबाएंगे, धीरे धीरे करके। और प्रेशर एक और तरीके से कैसे चेंज हो सकता है, यदि हम इसको बाहर की तरफ निकाले, इसलिए टू वे एरो बना है, अंदर भी धीरे धीरे डाल सकते हैं या धीरे धीरे बाहर की तरफ भी हम ले जा सकते हैं, बट धीरे धीरे, ताकि उसका प्रेशर क्या हो, एकदम ज्यादा चेंज ना हो। Allow the system to equalize its pressure with that of the surrounding, और हम क्या करेंगे, सिस्टम को अलाउ करेंगे वो होने के लिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए। अचानक से क्या होता है, यदि जैसे केमिकल रिएक्शन हुआ, अचानक से कोई क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो वो उस टाइम क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। मगर वही चीज यदि हम धीरे धीरे करेंगे तो वो एकदम स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। infinitely slowly and continue the process infinitely slowly until system achieves pressure P dash। तो PT से P डैश T डैश तक लेके जाना है विया क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस की मदद से, तो हम क्या करेंगे, धीरे 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 प्रेशर बढ़ाएंगे, धीरे 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 क्या करेंगे, टेम्परेचर उसको देंगे, मतलब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाहरी कोई गर्म सोर्स से, ताकि वो कहां पहुंच जाए, P डैश T डैश में पहुंच जाए, धीरे धीरे कुछ पॉइंट वैल्यू बढ़ा के। अब क्या होगा, सेम वैसी टेम्परेचर के बारे में, सिमिलरली टू चेंज द टेम्परेचर वी इंट्रोड्यूस एन इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टेम्परेचर, मतलब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाएंगे। कैसे, बाहर वाला जो, जैसे अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो बाहर हम क्या लेके आएंगे, उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, टी से टी डैश लेके जाना है, मतलब उसका टेम्परेचर यदि हमें बढ़ाना चाहते हैं तो इसका 10 डिग्री है, तो बाहर में हम क्या एक सोर्स लेके आ जाएंगे, 11 डिग्री की सोर्स ले आएंगे, तो 11 से 10 डिग्री में क्या होगा, हीट फ्लो होगी, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हम सोर्स का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाते जाएंगे, तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेम ऐसी यहां पे हम बाहर से धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस होगा। एंड बाय चूजिंग रिजर्वायर ऑफ प्रोग्रेसली डिफरेंट टेम्परेचर T टू T डैश, द सिस्टम अचीव्स द टेम्परेचर T डैश। तो रिजर्वायर का मतलब क्या है कि बाहर से हम जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है इस सिस्टम का, तो हम क्या करेंगे, रिजर्वायर की मदद लेंगे, बाहर से इसको हीट देंगे जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। रिजर्वायर का मतलब ये होता है, आगे जाके इस रिजर्वायर के बारे में हम बहुत पढ़ेंगे हीट इंजन में। रिजर्वायर एक ऐसी चीज होती है जो कितना भी हीट दे देगी, ले लेगी, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो 10 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, इसका टेम्परेचर हमें 20 डिग्री तक ले जाना है, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। पहले 1 डिग्री गर्म बॉडी रखेंगे तो उसका जाएगा, फिर एक और डिग्री गर्म बॉडी रखेंगे, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे। तो क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस को यदि हम समराइज करें कि क्या होगा, तो द प्रोसेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व नहीं करेगा एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द पिस्टन, मतलब जो पिस्टन है वो एकदम साए साए मूव ना करे, धीरे धीरे मूव करे। एक्सेलरेटेड मोशन पिस्टन मूव किया तो वो क्वाजी-स्टैटिक नहीं होगा। लार्जर टेम्परेचर ग्रेडियंट, लार्जर टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब कि अंदर का टेम्परेचर कम है और बाहर जिससे हम हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अंदर 10 डिग्री है, बाहर 100 डिग्री है, तो ये नहीं होता क्वाजी-स्टैटिक। क्वाजी-स्टैटिक में 10 है तो बाहर का टेम्परेचर 11 होगा, धीरे धीरे करके उसको हम टेम्परेचर देंगे। एंड प्रेशर ग्रेडियंट आर क्वाजी-स्टैटिक, तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब अचानक से उसका प्रेशर हम नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो ऐसे जहां पे चीजें नहीं होगी वो क्या होगा, क्वाजी-स्टैटिक होगा, जहां ऐसा हुआ वो प्रोसेस क्वाजी-स्टैटिक नहीं होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये सारी चीजों को डायग्राम से समझते हैं। हम आगे जाके तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, इसके अंदर एक गैस है, फर्स्ट वाले पिस्टन के अंदर एक गैस है, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो आपको रेड और ऑरेंज रंग के दिख रहे हैं ये स्टॉपर्स हैं, पिस्टन को स्टॉप करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसको यदि हम बाहर की तरफ निकाल देंगे, जैसे ही ये दोनों स्टॉपर निकालेंगे तो पिस्टन क्या होगा, सट से ऊपर तक सेकंड पोजीशन तक जाएगा, तुरंत जाएगा। तो एक तो क्या है, ये प्रोसेस क्या है, फास्ट है बहुत, फर्स्ट चीज, सट से ऊपर गया तो फास्ट, मगर क्या है, ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब हम बोल रहे हैं कि यहां पे कोई भी फ्रिक्शन से
घसने के कारण कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी फ्रिक्शन से लॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जैसा हमने किया उसके बाद हम उसका अपोजिट करेंगे तो वो सिस्टम वापस अपने स्टेट में आ जाएगा, जैसा उसका इनिशियल स्टेट था वो उसमें वापस आ जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, वापस आते आते ही वो कुछ ना कुछ हीट लॉस कर देगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा उसमें, एग्जैक्टली अपने स्टेट में वापस नहीं आएगा। तो यदि प्रोसेस फास्ट है मगर फ्रिक्शनलेस है, प्रोसेस में कोई भी फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकेंड डायग्राम देखते हैं। अब यहां पे भी हमने क्या किया है? स्टॉपर हटाया, तो फ्रिक्शन सर्ट, जो पिस्टन है सर्ट से ऊपर गया, बट क्या है यहां पे? फास्ट है और फ्रिक्शन भी है, तो ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो इनिशियल स्टेट था गैस का वो कभी वापस नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंज होके ही वापस आएगा। जो गैस अपने इनिशियल स्टेट में थी वो कभी भी क्या होगा? वापस नहीं आएगा। ओके, अब थर्ड वाला देखते हैं। इसमें क्या करेंगे? हम धीरे धीरे करके एक एक निकालेंगे। फर्स्ट वाला निकाले तो थोड़ा सा ऊपर गया, सेकंड वाला निकाले तो फिर थोड़ा सा ऊपर गया, थर्ड वाला निकाले, ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे पिस्टन को ऊपर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। गैस एक्सपांड होगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाएगा। तो यहां पे क्या है? फ्रिक्शन भी है मगर ये प्रोसेस क्या है? बहुत स्लो है, एक एक निकाल रहे हैं हम धीरे धीरे। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। जहां पे फ्रिक्शन तो है मगर प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं क्वाजी स्टैटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो क्या होता है? बस फ्रिक्शन लेस होता है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिवर्सिबल प्रोसेस में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस तो एक बहुत ही बड़ा आइडियल कंसेप्ट है, मगर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। फ्रिक्शन होगा तो चलेगा मगर बस धीरे धीरे हो, ताकि सिस्टम इक्वलाइज हो जाए सराउंडिंग के साथ। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। सम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। फर्स्ट देखते हैं हम क्या? हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, थर्मल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेम्परेचर के बारे में। आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, मतलब प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा मगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे होता है? प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा मगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल इसका हम क्या देख सकते हैं? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जब वाटर फ्रीज होता है तो वो क्या बनता है? एट 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब पानी जमने लगता है तो याद रखना, जब फेस चेंज होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये चीज हम जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़े थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। जब फेस चेंज होता है किसी भी चीज का, सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो जिस टाइम फेस चेंज होते रहेगा उस टाइम वो हीट तो लेते रहता है मगर उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, जब तक वो पूरा चेंज नहीं हो जाता। तो मतलब जो एक प्रकार का जो फेस चेंज प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। पानी जब आइस बनता है तो पहले वो 0 डिग्री वाटर बनता है, उसके बाद वो 0 डिग्री वाटर 0 डिग्री आइस बनता है। तो जब 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस बन रहा है तब उसके बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हीट वो लूज करते रहेगा मगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसका। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। सेकेंड आएगा हमारा, सेकेंड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो और बार, बारीक। बार मतलब क्या होता है? एक प्रकार की प्रेशर की यूनिट होती है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं? आइसो बार मतलब कांस्टेंट प्रेशर, ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब यहां पे क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा मगर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एन ओपन कंटेनर। यदि हम एक खुले बर्तन में पानी को उबाल रहे हैं तो वो भी एक क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि पानी ऊपर से खुला हुआ है, उसके ऊपर वातावरण का प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यदि हम उसको दबा के रखें और फिर उसको हम बॉईल करें तो वो कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि हम उसको दबा रहे हैं, उसको प्रेशर देके रखे हुए हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा मगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी चीज को आप खुला रख के, कोई भी चीज को आप ओपन करके उसके ऊपर एनालिसिस करिए तो उसके ऊपर प्रेशर तो पूरा वातावरण का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो वो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट प्रेशर। थर्ड क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक जैसी आपके आया, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज वन इन विच वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा मगर वॉल्यूम क्यों क्या कर देते हैं? कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती।
और जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, मतलब सिस्टम क्या होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, ना फैलेगा ना सिकुड़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल वी जीरो होगा, मतलब वर्क डन जीरो होता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमें कोई वर्क नहीं मिलता, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज जीरो, सिस्टम हमें कोई वर्क करके नहीं देता। ठीक है, एग्जांपल देखें इसका, हीट गिवन टू ए सिस्टम विथ फिक्स्ड वॉल, एक डब्बा है जो एकदम फिक्स्ड है, जिसकी बाउंड्रीज क्या होगी, एकदम रिजिड है, वो एक्सपांड नहीं होगी ना ही वो सिकुड़ेगी, और उसमें हम क्या दे रहे हैं, कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं उस बॉक्स में, तो वो एक प्रकार का क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, जिसमें हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम ऐसा बना के रखें कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, तो वही वाला सिस्टम क्या करता है, कोई वर्क डन नहीं करके देता हमें। फोर्थ आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। हमने प्रीवियसली देखा है एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, जो हीट ट्रांसफर नहीं होने देती, हीट उससे पास ही नहीं हो सकती। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर से कोई हीट बाहर नहीं निकलेगी, अंदर भले उसका टेम्परेचर बढ़ जाए कम हो जाए, मगर वो प्रोसेस ना कोई हीट लेगा ना वो प्रोसेस कोई हीट रिलीज करेगा, अंदर में भले कुछ भी चेंजेस हो जाए मगर वो कोई भी हीट बाहर से नहीं लेगा और बाहर से कोई भी हीट नहीं देगा। डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट बाई और टू द सिस्टम। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या करता है, सिस्टम के अंदर कोई हीट आने नहीं देता और सिस्टम से कोई हीट निकलने नहीं देता। ठीक है, अंदर में भले उसका टेम्परेचर हीट बढ़, मतलब ऑब्वियस ही बात है, हीट तो फ्लो करती है, तो अंदर भले उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, हीट वो बाहर ना आने देगा ना बाहर जाने देगा, ना लेगा ना जाएगा, ना मतलब हीट एंटर करेगी ना उसमें एग्जिट करेगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हीट ट्रांसफर जीरो होगा, डेल क्यू जीरो होगा, क्यू जीरो होगा। फिफ्थ क्या होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक मतलब वापस जिस जगह से शुरू किया वहीं पे वापस आ जाएगा, नॉन साइक्लिक मतलब जिस पॉइंट से, मतलब जिस प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम से शुरू किया है घूम के वो वहां वापस नहीं आएगा, कोई और स्टेट में आएगा। इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, मतलब जैसे उसका कुछ प्रेशर था और कुछ टेम्परेचर था, वो पूरा प्रोसेस हो गया, उसमें चेंजेस हो गई, वो हीट ले लिया, वो वर्क दे दिया, बट एट द एंड वो उसी पॉइंट पे पहुंच गया। इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे पूरे इंजन क्या होते हैं, सब साइक्लिक प्रोसेस पे ही चलते हैं। और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, while non-cyclic process they are different। नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनिशियली उसका प्रेशर 10 बार था, साइक्लिक प्रोसेस होगा तो वो वापस 10 बार में ही आ जाएगा अपने प्रेशर में। नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगा तो वो एट द एंड 5 बार में आ जाएगा या 10 बार से ज्यादा के प्रेशर में आ जाएगा। ओके, तो यही सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस का हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे और इनका डेरिवेशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नॉर्मल जो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको पूछते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन बिलो। सबका हमें क्या देना है, एक एक एग्जांपल देना है। आइसोबारिक प्रोसेस, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आइसोबारिक मतलब बार मतलब कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। और एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हीट ट्रांसफर जीरो। इन सब का क्या देना है, हमें एग्जाम्पल देना है। तो देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इनके। तो फर्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक मतलब क्या, कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए, मतलब कोई भी काम आप खुले में करिए, मतलब ऑब्वियस ही बात है प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, वातावरण का प्रेशर लग रहा है। तो कुकिंग इन एन ओपन लिड कंटेनर, कोई एक खुले बर्तन में हम क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो क्या होगा, वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा क्योंकि उसमें वातावरण का प्रेशर लग रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, कुकिंग इन ए प्रेशर कुकर, कुकर में कोई चीज बना रहे हैं आप, तो वो क्या रहता है, वो कंटेनर फिक्स्ड रहता है, कुकर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, तो वो एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। वहां टेम्परेचर और प्रेशर भले चेंज होगा मगर उस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो। कुकर का वॉल्यूम चेंज होता है कभी कभी नहीं होता। आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉइलिंग ऑफ अ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। पानी को हम क्या करते हैं, जैसे ही अपने घर में आप पानी उबालिए, ठीक है, खुला करके ही उबालिए, मतलब कंटेनर पूरा ओपन रहे, पानी को बॉईल करने लग जाइए। टेम्परेचर आप चेक करेंगे ना, तो जैसे ही पानी उबलना शुरू होगा ना, वो जब तक पूरा भाप नहीं बन जाता तब तक उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा, जब तक वो पूरा भाप नहीं बन जाता। ठीक है, फोर्थ क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। एकदम फास्ट प्रोसेस होते हैं, इतना तेज कि हीट को आने जाने का मौका ही नहीं मिलता। एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम ए बस्टेड टायर ट्यूब,
तो जो टायर ट्यूब का एग्जांपल रहता है वो बहुत बढ़िया एग्जांपल रहता है एडियाबेटिक प्रोसेस का। जिस प्रोसेस से हम टायर में हवा भरते हैं वो भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि वो इतना फास्ट उसके अंदर हवा भर आती है कि हीट का कोई आने जाने का दिक्कत ही, मतलब टाइम ही नहीं मिलता उसको। और यदि कोई टायर अचानक से फटता है, ठीक है, अब देखे होंगे रोड में ट्रक्स के टायर अचानक से फटते होंगे तो अंदर का प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है वहां पे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। इस चीज को हम और अच्छे से देखेंगे। तो वो एक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। वहां पे इतना टाइम ही नहीं रहता कि हीट ट्रांसफर हो पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल सा जो पूछता है, हाउ एन एडियाबेटिक कैन बी कैरीड प्रैक्टिकली। एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे हम प्रैक्टिकली कैरी कर सकते हैं। तो फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट डेल क्यू, हीट ट्रांसफर जीरो होगा। सो इफ ए प्रोसेस इज कैरीड वेरी फास्ट, यदि प्रोसेस क्या होगा, बहुत तेजी से होगा, द हीट कैनॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। कोई ऐसा प्रोसेस जो इतना तेजी से होगा कि हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा आने और जाने का, तो वैसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। नॉर्मल एग्जांपल जैसे बाइक और साइकिल का जो टायर फटता है, सेम उसका एग्जांपल, अचानक से ही उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जो टायर के अंदर की एयर रहती है, हीट का वहां पे आने जाने का कोई टाइम ही नहीं मिलता उसको। और एक और एग्जांपल क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस का, जो साउंड वेव्स ट्रेवल करती है एयर में, मतलब कंप्रेशन और वाइब्रेशन के कारण, जो कॉन्ट्रैक्शन और जो वो होता है ना, उसके कारण जो वाइब्रेट करके जो एयर साउंड वेव फ्लो होता है, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लाइन से सारी चीज को क्या करेंगे, अब डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस, और इसमें हम कैसे अपना वर्क डन कैलकुलेट करते हैं इस चीज के बारे में देखेंगे। ओके, देखते हैं। तो ओके, तो डिराइव करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे हम वर्क डन निकालते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी कंडीशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या मीनिंग होगा इसका, टेम्परेचर जो क्या रहेगा, कांस्टेंट। टी क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। और हम किसके लिए देखेंगे, आइडियल गैस के लिए। फॉर एन आइडियल गैस, यदि हम एक आइडियल गैस की बात करें, और हम क्या करते हैं, आइडियल गैस के लिए हम क्या करते हैं, अपना वर्क डन की जो इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो आइडियल गैस के लिए हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, हर प्रोसेस के लिए क्या होती है, अलग अलग बनती है। क्या चीज उसमें कांस्टेंट है उस हिसाब से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी रहती है, बट इक्वेशन क्या चीज कांस्टेंट है उस हिसाब से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यही रहती है। अब हमारा क्या है, यहां पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट रहता ही है, गैस कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा, किसी भी गैस के हम बारे में बात करें। तो यहां पे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पीवी इज इक्वल टू, जनरली पी को स्मॉल लिखते हैं हम, कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, ये पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रही है, एन आर और टी, जो तीनों टर्म है वो क्या हो जा रही है, हमारी कांस्टेंट हो जा रही है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसी क्या होगी, सबके लिए वो चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है, सो गैस, जो भी गैस आइडियल गैस हम ले रहे हैं, फॉलोज बोयल्स लॉ। तो गैस क्या होती है हमारी, कौन सी लॉ फॉलो करती है इसमें, इसका मतलब बोयल्स लॉ फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में यदि हम हीट देंगे या हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर उसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब अगले स्टेट का भी क्या होगा, ये एक स्टेट है। यदि गैस कोई दूसरे स्टेट में गई, अगले वॉल्यूम, कोई दूसरे स्टेट की वॉल्यूम की वैल्यू अलग रही, तो उस हिसाब से क्या होगी, प्रेशर की वैल्यू भी होगी। मतलब पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ। दोनों स्टेट में क्या होगा, रिलेशन होगा। यदि वॉल्यूम कम हुआ तो उस हिसाब से प्रेशर
कंपनसेट करेगा ताकि दोनों वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे दोनों स्टेट की। इनिशियल वॉल्यूम की इनिशियल वैल्यू की गैस की इनिशियल पोजीशन क्या है, प्रेशर और उसका वॉल्यूम क्या है, और फाइनल की फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर, तो दोनों पॉइंट का क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ स्टेट उसकी, और ये क्या करेगी, वो बॉयल्स लॉ फॉलो करेगी। किसके लिए ऐसा फॉलो करेगी, वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, याद रखना बॉयल्स लॉ, क्योंकि तभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो रहा है। ओके तो अब हम क्या करते हैं, इसी को हम पीवी डायग्राम में देखते हैं, क्योंकि वर्क डन हमें कैसे मिलता है, पीवी डायग्राम से मिलता है। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, इसको पीवी कर्व भी बोलते हैं। ओके तो अब हम क्या करते हैं, डायग्राम अपना ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस में प्रेशर और एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगी हमारी वॉल्यूम। ओके अब हमें क्या करना है, एक आइसोथर्म लाइन बनाएंगे हम ऐसी। ये जो लाइंस होती है इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स बोलते हैं। मतलब इस पूरे लाइन में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा पूरे लाइन में हमारा, मतलब इस लाइन के यदि हम कोई भी पॉइंट में आ गए तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जैसे इस पूरी लाइन में यदि इधर का हम टेम्परेचर देख ले तो क्या हो जाएगा 325 केल्विन, सेकेंड वाले का टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर क्या होगा, इस लाइन में हम कोई भी पॉइंट ले लें, मतलब अलग अलग प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यूज में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट होगा। 310 केल्विन और 250 केल्विन। ये क्या है, आर्बिट्री वैल्यू ली गई है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी ये आइसोथर्म जो ऊपर वाले आएंगे उसका वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब इस पूरी लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके नीचे वाली लाइन देखेंगे तो उस पूरी लाइन में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब 310 केल्विन पूरे जगह में रहेगा। और चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी बोल सकते हैं। ओके तो ये जो तीनों लाइंस हैं, इन तीनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं, यदि हमें तीनों लाइन की बात करें तो ये तीनों लाइन क्या होती है हमारी, आइसोथर्म्स। ठीक है, आइसोथर्म बोलेंगे जब एक लाइन के बारे में बात करेंगे, तीनों को एक साथ बोल रहे हैं इसलिए आइसोथर्म्स, मतलब बहुत सारे आइसोथर्मल, मतलब बहुत सारे आइसोथर्म्स हैं यहां पे। ठीक है, सारी लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। ओके अब क्या होगा, यहां पे गैस का एक इनिशियल स्टेट ले लेते हैं, ये वाली क्या है हमारा आई, मतलब ये गैस का क्या है, इनिशियल स्टेट है, उसका प्रेशर होगा और एक वॉल्यूम, और ये गैस का क्या है, फाइनल स्टेट। हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसा वर्क डन निकालते हैं, एक्सपांशन वर्क निकालते हैं, कंप्रेशन भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो स्टेट के बीच में क्या कर रही है, गैस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, इनिशियल स्टेट उसका, और उस स्टेट में क्या होगी उसकी, इस स्टेट में इसकी क्या होगी, एक वॉल्यूम होगी, ये क्या है वी आई, इसकी इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगी इसकी, वी एफ। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हैं डायग्राम से कि जो उसकी इनिशियल वॉल्यूम है, ये ओरिजिन, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है, कम है, छोटी है, फाइनल वॉल्यूम बड़ी है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड हो रही है इसका मतलब क्या देगी, वर्क करके देगी हमें गैस, पिस्टन को वो ढकेलेगी तो हमें वर्क मिलेगा। उल्टा यदि मैं एरो कर दूं, ऊपर की तरफ कर दूं, फाइनल वॉल्यूम बड़ा रहे और इनिशियल वॉल्यूम छोटा रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कंप्रेशन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब फैलना, गैस क्या हो रही है, फैल रही है, एक्सपैंड कर रही है। एरो को मैं उल्टा कर देता, यदि एफ से ऐसा एरो का साइन यदि मैं जस्ट अपोजिट कर देता तो मैं उसको क्या बोलता, आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और हम गैस को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ओके तो आपको डायग्राम समझ में आया होगा। सेम ऐसी आप प्रेशर के लिए भी देख सकते हैं, इनिशियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और फाइनल प्रेशर क्या है, कम है। तो जो प्रेशर कम हो रहा है वही क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए पीआई वीआई और पीएफ वीएफ क्या है, इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके तो ये क्या बन गया, हमारा डायग्राम बन गया। अब यदि हम देखें कि पीवी डायग्राम में जो ये कर्व के अंदर का एरिया रहता है, यही क्या देता है हमें, वर्क डन की वैल्यू देता है। ये जो कर्व होगा इसके अंदर का जो एरिया है यही क्या देगा हमें, वर्क डन की वैल्यू देगा। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस
क्या होगा, किसके बराबर होगा वो, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, या हम बोले पीवी कर्व भी बोल सकते हैं, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। मतलब यदि मैं इसको हैच कर दूं तो यही एरिया मेरे को क्या दे देगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कितना वर्क डन कर रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम वर्क डन का एक्सप्रेशन। हमने प्रीवियस क्लास में हमने क्या निकाला था, नॉर्मली हमने देखा था कि जब गैस एक्सपांड होगी तो वर्क डन का एक्सप्रेशन कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक पी डीवी, यही एक्सप्रेशन हमने निकाला है, बिल्कुल। ओके, अब आइडियल गैस हमारी इक्वेशन यूज करते हैं, जो क्या है, जो इस इक्वेशन ऑफ स्टेट आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या है, पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी होता है। अब टेम्परेचर की कुछ वैल्यू है, हम कौन सी वैल्यू पे ले रहे हैं, 310 केल्विन पे मान के चलते हैं, एक आर्बिट्री वैल्यू हमने ली है यहां पे। तो यदि यहां से मैं V की वैल्यू निकालूं, या मैं बोलता हूं P की वैल्यू निकालूं, यहां से यदि मैं P की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, NRT/V, ये आएगी P की वैल्यू। इस P की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, और P की वैल्यू हम यहां पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, NRT/V, और जो dV है वो ऑलरेडी रहेगा यहां पे। ओके, ये हो गया। अब यहां पे जो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। क्या क्या कांस्टेंट है, गैस का नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या बनेगा एक्सप्रेशन, NRT बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में अंदर VI, इंटीग्रेशन की लिमिट VF, और अंदर में क्या बचा, सिर्फ dV/V, सिर्फ नीचे में क्या है, यहां पे V। अब इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो NRT बाहर है ही, और जब कोई चीज नीचे में होती है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln-V, ऊपर चली जाएगी और क्या हो जाएगा, ln, तो क्या हो जाएगा, ln-V, और ब्रैकेट में लिमिट VI से VF, कोई चीज अपॉन में है तो वो क्या हो जाती है, लॉगरिथमिक ln में आ जाती है, ठीक है, नेचुरल लॉग में, तो ये क्या आ जाएगा, ln-V। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या निकाल रहे हैं, हम वर्क डन निकाल रहे हैं, इसको हम डेल W भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया हमारा, NRT। ओके, और यहां पे क्या था, अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होता है, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा वो, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिल्कुल, VF माइनस VI, यही आएगा एक्सप्रेशन, बिल्कुल। अब जब ऐसा एक्सप्रेशन रहता है, जब दो लॉग चीज माइनस में रहती है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT ln VF/VI, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब दो लॉग माइनस में रहते हैं तो उसका मतलब क्या रहता है, यही रहता है। ओके, तो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाले ln की वैल्यूज हमारे लिए निकालना मुश्किल रहता है, तो हम क्या ले लेंगे, नॉर्मल लॉग ले लेंगे, जिसका बेस में क्या होता है, e होता है। तो ये वाले लॉग को, यदि आप नेचुरल लॉग को वो वाले लॉग में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 2.303, ये वर्क डन किसका निकाल रहे हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस का, NRT लॉग, ये वाला लॉग कौन सा है, बेस में E वाला है, VF/VI, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, log VF माइनस log VI, जैसे हमने इसको ऐसे बनाया था, इससे बनाया था, सेम ये। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन बन जाएगा, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कैसे वर्क डन निकालेंगे, ऐसे करके। अब ये जो लॉग की वैल्यू है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करना है, आपको 1 से लेकर 10 तक की लॉग की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में वैसा क्वेश्चन पूछता है और बनाना पड़ेगा, और वो बहुत ईजी है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बीच की बस 8 वैल्यू को आपको देखना है, और वो भी जनरली क्वेश्चन में आपको गिवन रहती है।
बट नहीं भी गिवन रही तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा टेबल कि कैसे वो वाली चीज करनी है। ओके, ऐसा यदि किसी को डाउट हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो जो log ln x होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.303 log x होती है। ये क्या होता है, मैथमेटिकल हमारा रिलेशन होता है। ओके, तो हमने क्या किया, वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल लिया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ लगा के देखेंगे। तो हमें पता है एज, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, टेम्प मतलब टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस जो हम यूज कर रहे हैं इज कांस्टेंट। तो जब आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती आइडियल गैस की। हमने ये चीज प्रीवियस क्लास में एकदम अच्छे से समझी है। तो जब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यदि अब हम फर्स्ट लॉ देखें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ कौन सी फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स वाली फर्स्ट लॉ हम लगा रहे हैं। तो वो क्या होती है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होती है, जिसमें क्या हो जा रहा है, डेल यू हमारा जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो डेल क्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा डेल डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब डेल क्यू इसी के बराबर हो जाएगा, सेम। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, हम जितना वर्क डन करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसकी हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, या उतनी वो क्या कर देगा, हीट एनर्जी हमारी रिलीज कर देगा। और यही इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये चीज को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में भी देखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही नेचुरल लॉग के टर्म में कोई भी लॉग के टर्म में आप लिख सकते हैं यहां पे इसको, क्योंकि हमने दोनों लिख लिया है। तो एन आर एल एन वी एफ बाई वी आई, ये क्या हो जाएगा, जितना वर्क डन है वही क्या हो जाएगा, हीट के डेल क्यू के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं फिर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू आ गया, क्योंकि डेल यू तो जीरो है इंटरनल एनर्जी का। तो मीनिंग हीट सप्लाइड इन आइसोथर्मल चेंज इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग। मतलब यदि हम आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट सप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके बदले वर्क डन करके दे देगा हमें, ठीक है, अपनी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाएगा। और इफ यदि वर्क इज डन on the system, then equal amount of heat energy will be liberated by the system. यदि वर्क हम करते हैं सिस्टम पे तो क्या हो जाएगी, उतनी हीट क्या हो जाएगी, सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। जितना हम वर्क डन करेंगे वो क्या हो जाएगा, हीट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और यदि सिस्टम हमें वर्क डन करके दे रहा है तो यदि क्या हुआ, हमने हीट दिया आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उतनी हीट का हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। और यदि हमने प्रोसेस के ऊपर वर्क किया, सिस्टम के ऊपर, सिस्टम को कंप्रेस किया वर्क करके, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, तो जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या निकल जाएगी, उस सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। ओके, तो आपको समझ में आया पूरा डिटेल में कि क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। यदि हम हीट सप्लाई करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में तो वो क्या होगा, वही हीट क्या मिल जाएगी हमें, पूरे वर्क के फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा ही नहीं, करेगा खुद में वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, जितनी हीट आप उसको दिए उतना वो आपको वर्क करके दे देगा यदि हम आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे तो। और सेम यदि उल्टा इसका देखें हम, यदि हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं आइसोथर्मली, तो इसका मतलब जितना हम वर्क उसमें लगाएंगे उतनी ही वर्क की वो हीट क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो लिबरेटेड बाय द सिस्टम, लिबरेटेड का मतलब रिलीज कर देना होता है। ओके, तो आपको आई होप डेरिवेशन पूरा समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 3 मोल है मतलब n की वैल्यू 3 है और आइडियल गैस है। ओके, केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, और 300 केल्विन, कितना टेम्परेचर है वो भी दिया है, आर कंप्रेस्ड फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर टू 1 लीटर। क्या कर रहे हैं हम, गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। 4 लीटर उसकी पहले इनिशियल वॉल्यूम थी, इनिशियल वॉल्यूम 4 लीटर, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी, 1 लीटर हो जाएगी। फाइनल वॉल्यूम कम होगी उसकी क्योंकि कंप्रेशन कर रहे हैं हम। कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, और आर लेने बोला है हमें, टेक आर इज इक्वल टू 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। ओके,
सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, लॉग टेबल भी हमको यूज करना रहेगा। जनरली आपको लॉग की वैल्यू क्या रहेगी, क्वेश्चन में गिवन रहती है, बट नहीं भी गिवन रही। ठीक है, गिवन वैल्यूज देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। कितनी मोल ऑफ गैस यूज करना है, 3, तो n इक्वल टू कितना दिया है, 3 मोल्स हमें गिवन है। ओके, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है बोल दिया है, कांस्टेंट है बोल दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट आपको दिखा, तो इसका मतलब क्या है, आपको तुरंत समझ जाना है कि वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस हम करने वाले हैं, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 300 केल्विन हमें गिवन है। ओके, इनिशियल वॉल्यूम दिया है हमें, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है उसकी, 4 लीटर। यहां पे लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही आएगा। और फाइनल वॉल्यूम दिया है VF, कंप्रेस हो जा रहा है तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा, 1 लीटर। ओके, और हमें क्या दिया है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, R इज इक्वल टू 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। ओके, तो क्या करेंगे, अब हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यही चीज निकालनी है हमें। यहां हम बोले डेल डब्ल्यू या डब्ल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लॉ में आप डेल डब्ल्यू बोल के यूज कर सकते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाला हमने, 2.303 nRT लॉग ब्रैकेट में VF बाई VI, यही है हमारा, बिल्कुल। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 2.303 इंटू n, कितने मोल्स है, 3 मोल्स है, R की वैल्यू 8.31 दी है, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और ये जो लॉग है इसको हम कैसे लिखते हैं, इनटू लॉग VF है, फाइनल वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, तो log 1 माइनस log 4। ओके, तो ये आ गया हमारी वैल्यू। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, W इज इक्वल टू 2.303 इंटू 3 इंटू 8.31 इंटू 300। इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज कितनी आएगी, 17224.13, ये हमारी वैल्यू आएगी। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, अब log 1 की वैल्यू याद रखना है हमेशा क्या होती है, वो 0 होती है, बिल्कुल। और ये दोनों क्या है, अभी आपस में है, तो ब्रैकेट लगाएंगे, वरना इधर से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। तो ब्रैकेट लगा दिए, 0 माइनस, अब log 4 की वैल्यू आपको डालनी है, तो 0.6020 होती है उसकी वैल्यू। ओके, तो ये चीज को हम देखते हैं कि कैसे करेंगे ऐसे में, यदि हमें log की वैल्यू नहीं गिवन है। तो याद रखिएगा, कुछ वैल्यूज आपको log की याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हमेशा काम आएगी आपको। तो log 1 तो हमारा 0 होता है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, मतलब 8 वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। log 4 की वैल्यू तो 0.6020, ये वैल्यूज तो आपको एकदम याद रहेगी। log 2 की 0.310, इसी से आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, log 4 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे 2 और 4 के बीच में ही रिलेशन रहता है, बाकी सब में नहीं रहता है। तो ये टेबल्स को आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इस टेबल को जरूर याद रखिए, क्योंकि ये वैल्यूज क्या होगी, आपको काम आएगी बहुत सारी जगह। और बाकी जितनी भी वैल्यूज है वो सब ये 10 वैल्यूज, 8 वैल्यू ही मुश्किल से याद करके क्या हो जाता है, काम हो जाता है। तो हमें किसकी जरूरत है, 0.6020, कौन सी है, हमारी log 4 की वैल्यू 0.6020, तो ये वैल्यू हम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। बट मैक्सिमम बड़े क्वेश्चंस में, जो लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको log की वैल्यू गिवन रहेगी, वो 0.6020। बट यदि आप याद रखेंगे तो आपके लिए एकदम बेस्ट है वो, और आप अच्छे स्टूडेंट्स में गिने जाएंगे। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर माइनस में आएगा, और बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि हम कंप्रेशन वर्क कर रहे हैं। 10368.92 जूल्स में आएगा ये। तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
माइनस में आया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का कंप्रेशन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि कंप्रेस कर रहे हैं ना भाई हम गैस को, सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो जब हम सिस्टम को वर्क देते हैं तो उसको माइनस आती है, इसलिए वैल्यू माइनस आई। सिस्टम हमें वर्क देता मतलब एक्सपैंड होती गैस तो पॉजिटिव वैल्यू आती। ओके, तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, माइनस 1.03 इंटू 10⁴ जूल्स, 10⁴ जूल्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चंस एकदम मुश्किल नहीं रहते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बस आपको मल्टीप्लाई करना है, इसी में टाइम लगेगा आपको ज्यादा से ज्यादा, और वो भी आप एकदम प्रैक्टिस करके रखें तो वो भी आपका जल्दी हो जाएगा, मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, तो इसी के साथ होता है हमारा ये वाला लेक्चर एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे हम डिराइव करते हैं, फिर आइसोकोरिक, फिर आइसोबारिक प्रोसेस में, फिर साइक्लिक प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।